मध्य प्रदेश के एक बुजुर्ग शख्स के पास एक फ़ोन आता है। दरअसल एक वीडियो कॉल आता है। जैसे ही वो उस फ़ोन को उठाते हैं, सामने से एक महिला कुछ अश्लील हरकतें कर रही होती है। घबराकर बुजुर्ग अपना फ़ोन काट देते हैं। इसके कुछ देर बाद ही उन्हें एक दूसरे नंबर से एक वीडियो अपने फ़ोन में मिलता है। उस वीडियो में उनके चेहरे का इस्तेमाल करके उस महिला के साथ अभद्र हरकतें करते हुए वो शख्स नज़र आते हैं। बस इसके बाद शुरू होता है एक जाल। इसके बाद लगातार उस शख्स को फ़ोन आते हैं और ये कहा जाता है कि उन्होंने उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है, अश्लील हरकतें की है, उन्होंने उसे परेशान किया है या यूं कहें कि सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इसके बाद उन्हें डराया धमकाया जाता है और फ़ोन पर वो हो जाते हैं डिजिटल अरेस्ट। इसके बाद लाखों का चूना लगाया जाता है। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट, इसमें कैसे लोग फंस रहे हैं और लगातार ये डिजिटल अरेस्ट के मामले जो सामने आ रहे हैं, अचानक इनमें बढ़ोतरी कैसे हो गई? आइए जानते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में, इन डिजिटल अरेस्ट की पूरी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन। आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, डिजिटल अरेस्ट के मामले पूरे भारत में इस समय जहां से भी सुनते हैं सामने आ रहे हैं। क्या वजह है? और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि है क्या डिजिटल अरेस्ट? देखिए, जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि साल दर साल जो साइबर क्राइम के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। एनसीआरबी का डेटा हमें ये बताता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा हमें ये बताता है कि 2020 में जो मामले थे 2021 में उससे ज़्यादा हो गए, 2022 में उससे ज़्यादा हो गए और 2023 में उससे भी ज़्यादा मामले साइबर क्राइम के हमारे देश में सामने आए। जिस तरह इंटरनेट बढ़ रहा है, ग्रामीण अंचल तक इंटरनेट पहुंच रहा है, स्मार्टफोन आज तमाम हाथों में है, बुज़ुर्गों के हाथों में भी स्मार्टफोन है, बच्चों के हाथों में भी स्मार्टफोन है, तो हम ये देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, इसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चूँकि अब ऐसा होता है कि हमारे जो खाते हैं आधार से लिंक होते हैं, हम ये देखते हैं कि एक छोटा सा OTP किस तरीके से आपकी निजी जानकारी को चोरी कर सकता है। एक छोटा सा OTP किस तरह आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकता है। एक छोटा सा क्लिक किस तरह आपको कंगाल कर सकता है। जब हम बात डिजिटल अरेस्ट की करते हैं तो अरेस्ट का अर्थ होता है गिरफ्तारी और डिजिटल अरेस्ट का अर्थ है आभासी गिरफ्तारी, डिजिटल तरीके से गिरफ्तारी। यानी कि एक शख्स, उसको अचानक कहा गया कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दो, या ये आपका वीडियो है, या ये आपका पार्सल है, ऐसा कोई डर उसको दिखाया गया और उसको लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि अभी पैसे दो, तत्काल पैसे दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पुलिस में बात चली जाएगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे को जेल भेज देंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता। उसे लगता है मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, अगर मेरा बच्चा जेल चला गया, अगर मेरा वीडियो वायरल हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इधर ये लोग फ़ोन पर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ये फ़ोन उसे रखने नहीं देते, तब तक रखने नहीं देते जब तक कि वो OTP ना बता दे, जब तक वो लिंक पर क्लिक ना कर दे और जब तक ये उससे अच्छी खासी मोटी रकम ना ठग लें। लेकिन वरुण कुमार जी, जैसे जैसे ये मामले सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर इसमें जो शिकार बने हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं या किसी अच्छे पदों से जो रिटायर्ड हैं, ऐसे लोग हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की भी, तो ऐसे कुछ मामले आए। वर्धमान कंपनी के साथ भी ऐसी ठगी हो चुकी है। तो क्या वजह है कि बड़े लोग और पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं? देखिए, बहुत सीधे तरीके से अगर हम इसको अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो ऐसा कोई भी शख्स जिसके पास पैसा है उसी को ठगा जाएगा। ऐसा कोई भी शख्स जिसके पास पैसा नहीं है, जो बहुत गरीब है, उसको नहीं ठगा जाएगा। और जिस व्यक्ति के पास पैसा है, मोटा मोटी हमारे देश में ये मानते हैं कि वो पढ़ा लिखा है, वो शिक्षित है, जिसके पास स्मार्टफोन है, जो शिक्षित है, जिसके पास पैसा है, ठगी उसी के साथ हो रही है।
अब ठगी के कारण देखेंगे आप तो आपको बहुत समझ में आएगा कि ठगी के नए से नए तरीके निकाले गए। बहुत वक्त पहले हम एक चीज़ सुनते थे, हनी ट्रैप, और हनी ट्रैप के मामले अक्सर तब सामने आते थे, पता चलता था कि ये आईएसआई के एजेंट पाकिस्तान में बैठ के हनी ट्रैप को अंजाम दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान की लड़कियां भारत के सैन्य अफसरों को फंसाती हैं, उनसे गोपनीय जानकारी लेती हैं। ऐसा एक मोटा मोटी थ्योरी थी। लेकिन अब ये थ्योरी हकीकत में हमें तब्दील होती नज़र आ रही है। इसमें कोई भारत के सैन्य अफसर नहीं है और इसमें कोई पाकिस्तान से आने वाली विदेशी लड़कियों के फ़ोन नहीं है। इसमें वो लड़कियां यहीं की होती हैं और इसमें जो फंसने वाला शख्स है वो भी भारत का ही होता है। वो कोई कारोबारी हो सकता है, वो कोई मझोला उद्यमी हो सकता है, और उसको वो फ़ोन आता है और फ़ोन पर उसके साथ में दोस्ती की जाती है। ये दोस्ती कुछ दिनों की हो सकती है, कुछ हफ्तों की हो सकती है। ये इंटरनेट वाली दोस्ती होती है। फेसबुक पर हो सकती है, इंस्टाग्राम पर हो सकती है, स्नैपचैट पर हो सकती है, या लूडो पे भी हो सकती है। ये कहीं भी हो सकती है। इसके बाद उस व्यक्ति को कहा जाता है कि मैं आपके लिए कोई पार्सल भेज रही हूँ। वो कहता है ठीक है। उसे लगता है कि मेरे को कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, और फिर अचानक पार्सल के फंसने का खेल सामने आता है कि आपका पार्सल है, इस पार्सल के अंदर ड्रग्स भरे हुए हैं और आप अभी तुरंत यहाँ आ जाइए, थाने आ जाइए, आप कस्टम ऑफिस आ जाइए। वो डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं जानता इन सब चीज़ों को, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी तो सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी। तो वो कहते हैं तुम्हें पता है जिसके साथ तुम्हारी बात होती थी कौन है वो? अब वो नहीं जानता। उसे क्या पता? वो जिससे बात कर रहा था वो पाकिस्तानी थी, वो इज़राइल से थी, वो ईरान से थी, वो अफ़गानिस्तान से थी, उसे नहीं पता। या वो मध्य प्रदेश के ही किसी शहर से थी, या वो यूपी के किसी शहर से थी, उसे नहीं पता। उसकी बात चूंकि ऑनलाइन हुई, वो जानता ही नहीं कि वो कौन है। अब उसके बाद वो फंस चुका है। अब जो अधिकारी खुद को कस्टम का अधिकारी बता रहा है, वो शख्स जो फ़ोन पर बात कर रहा है, वो कहता है ठीक है ये ड्रग्स है भाई, अब फंस तो तुम चुके हो, अब मैं तुम्हें निकाल तो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 8 लाख रुपए तत्काल भेज दो, 10 लाख रुपए मुझे इस नंबर पे यूपीआई कर दो। यानी डर का खेल चल जी रहा है। बिल्कुल। इंसान के अंदर इस कदर डर घुसा दिया जाता है कि वो तत्काल 5 लाख 10 लाख ऐसे ही भेज रहा है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। एक मेरे जान पहचान के एक परिवार है। परिवार का बच्चे की पहली नौकरी लगी, वो ऑफिस जाता है बच्चा। आप समझिए कि 20-22 साल का वो बच्चा है, वो ऑफिस जाता है, वो अपने ऑफिस में बैठा है। घर पे उसकी माताजी के पास एक फ़ोन आता है कि आपका बेटा एक होटल में कॉल गर्ल के साथ पकड़ा गया है, हम इसको जेल भेज रहे हैं। लखनऊ का मामला था और कहा गया कि मैं फला थाने से बोल रहा हूँ और आप जो है आप तत्काल थाने आ जाइए। उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो अपनी बेटी को फ़ोन लगा देती हैं। बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो सवाल पूछती है, मम्मी क्यों आपको पैसा चाहिए, या आप मेरे को बोल रही हैं इस अकाउंट में पैसा डाल दो, क्यों डाल दो, क्या हो गया, मुझे बताओ तो सही। तो वो कहती है नहीं नहीं, तुम पहले पैसा डाल दो, बाकी बात बाद में करेंगे, तुम पहले इस नंबर को पैसा भेज दो। वो घबरा जाती है लड़की भी। लड़की 2-4 और फ़ोन करती है इधर उधर अपने परिवार के लोगों को। एक फ़ोन मुझे भी आता है। तो मैं कहता हूँ कि आपने क्या उस बच्चे से बात की जिसकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है? एक बार उसे फ़ोन तो करो। वो फ़ोन किया गया, पता चला बच्चा अपने ऑफिस में बैठ के ऑफिस का काम कर रहा है। तो ये पूरा डिजिटल अरेस्ट करने की सिचुएशन होती है। इंसान के दिल में इतना ज़्यादा डर भर दिया जाता है। लेकिन ये तो उनकी बेटी की सतर्कता की वजह से वो बच गए। जी। लेकिन जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें लाखों की ठगी हो चुकी है लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, किसी का तो ऐसा है कि पूरा सब कुछ ही लुट गया, पुलिस भी उसे वापस नहीं ला पाई। ये शिकार बन चुके हैं अब पूरी तरह से। क्या ये पैसा फिर कभी लौट कर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 2 तरीके या 2 मॉडल हमारे देश में बहुत ज़्यादा इस वक्त चलते हैं, जिसमें से एक मॉडल को हम बोलते हैं मेवात मॉडल और दूसरे मॉडल को हम बोलते हैं जामताड़ा मॉडल। मेवात मॉडल के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। मेवात मॉडल जो हरियाणा का मेवात इलाका है, वहाँ से जो इस तरह के फ़ोन किए जाते हैं, इस तरह से लोगों को ठगी का अपने शिकार बनाया जाता है, उसको मेवात मॉडल कहा जाता है। मेवात मॉडल मोटे तौर पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय है और यहाँ के लोगों को वो ठगी का शिकार बनाते हैं। मेवात मॉडल के लोग विदेश में बैठे लोगों को भी अपना शिकार बनाते हैं, अमेरिका में बैठे लोगों को भी अपना शिकार बनाते हैं।
ये लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर कई कॉल सेंटर भी इन्होंने रखे हैं। ये सारे कॉल सेंटर फर्जी कॉल सेंटर होते हैं और यहाँ से डार्क वेब के ज़रिए ये लोगों के नंबर जुटाते हैं, लोगों की ईमेल आईडी जुटाते हैं, उनकी जानकारियाँ जुटाते हैं। अमेरिका में भी ये ठगी करते हैं। वहाँ पे अमेरिकन लोगों को फ़ोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आपका सोशल ये सिक्योरिटी ख़त्म होने वाला है, अगर आपको इस पे आगे इसको बढ़ाना है तो मैं एक ईमेल दे रहा हूँ, ये फॉर्म भर के आप मुझे भेज दीजिए। अमेरिकन लोग डर जाते हैं, अमेरिकन लोग वहाँ क्लिक कर देते हैं और वो इनके पूरे जाल में फंस जाते हैं और पता चलता है अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई अमेरिकन लुटा बैठते हैं। फिर FBI को शिकायतें पहुंचती हैं, FBI भारतीय लोगों से संपर्क करती है, भारतीय एजेंसियों से। उसके बाद इस तरह के जो गिरोह होते हैं, जो कॉल सेंटर चल रहे होते हैं, उन पर छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। बड़ी मात्रा में ये कॉल सेंटर पकड़े जाते हैं। रोज़ाना आप अखबार में देखिए इस तरह के कॉल सेंटर पकड़े जाने की खबरें हमारे सामने आती हैं। अब ये जो डिजिटल अरेस्ट हुआ, ये हुआ अमेरिका में। मेवात का जो पूरा मॉडल है ये एक चीज़ पर और काम करता है, दिल्ली एनसीआर के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ठगने के मॉडल पर काम करता है। जो बड़े नौकरी पेशा लोग हैं, जो अच्छी सैलरी वाले लोग हैं, उनको ठगने के मॉडल पर काम करता है। जब आप अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो देखते हैं क्या वो कितने तरीके की परमिशन मांगता है? नहीं देखते, बस परमिशन देते जाते हैं। वो आपकी ऑडियो लेता है, वो आपकी वीडियो लेता है, वो आपके मैसेज का आपसे डिटेल लेता है, वो आपकी गैलरी में घुस जाता है, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर घुस जाता है वो ऐप। और अगर ये ऐप किसी भी तरीके से इसके द्वारा जो जुटाई गई जानकारी है, अगर वो जानकारी लीक हो जाती है, वो पहुंच जाती है डार्क वेब पर, और डार्क वेब के ज़रिए वो आ जाती है मार्केट में ये जो अपराधी बैठे होते हैं ये इस पूरी जानकारी को खरीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद आप और हम जैसे लोगों को फ़ोन करते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। आपके इस पूरे उससे 3 सवाल जो हैं वो मेरे जहन में आए हैं, मैं आपकी बात को बीच में टोक रही हूँ। पहली चीज़ तो हमारे कई दर्शक होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि डार्क वेब क्या होता है। दूसरी चीज़, वो लोग कौन होते हैं जो ऐसी इन्फॉर्मेशन को खरीदते हैं, या और वो कौन होते हैं जो बेचते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ऐप का जिक्र किया, यानी वो भी डेवलपर। स्मार्ट चोर, क्या ये शब्द सही है? ये बिल्कुल पढ़े लिखे चोर हैं। और देखिए, डार्क वेब, डार्क का अर्थ है अंधेरा, और वेब का अर्थ हम सारे लोग जानते हैं जाल, एक अंधेरा जाल। और इस अंधेरे जाल में लोग गिरते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। ये इंटरनेट की वो स्याह दुनिया है जिसके बारे में अक्सर जिक्र नहीं होता। इंटरनेट पर हम जब जाते हैं तब हम अपने काम की चीज़ देखते हैं। आप कभी सोचिए, आपने ढूंढा SBI का कस्टमर केयर नंबर, लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो कस्टमर केयर नंबर है ये असली है या नकली है? आपको जो इंटरनेट पे पहले दिखाई दिया, ऊपर दिखाई दिया, आपने उसे कॉपी किया और आपने उस नंबर पे फ़ोन मिला दिया, लेकिन क्या वो सच है? ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि मिलते जुलते नामों से वेबसाइटें बनाई जाती हैं। SBI से मिलती जुलती वेबसाइट बना देंगे, LIC से मिलती जुलती वेबसाइट बना देंगे, उस पर कस्टमर केयर नंबर होंगे, और वो नंबर कहाँ पे रिंग करेंगे? वो उस कॉल सेंटर में रिंग करेंगे जिसकी बात मैं आपको बता रहा था। अब ऐसे तमाम लोग जो इंटरनेट पे इस तरह के नंबर सर्च करते हैं, इनके चक्कर में फंस जाते हैं। अब किसी को, बुज़ुर्ग को अपनी पेंशन के बारे में पता करना है, उसने इंटरनेट पे ढूंढा, मेरी पेंशन के बारे में बताओ। पेंशन की जानकारी देने के लिए उसको एक कस्टमर केयर नंबर मिला, उन्होंने उस नंबर पे कॉल कर दिया। वो नंबर उठा एक ऐसे फेक कॉल सेंटर में, और वहाँ पे उनसे OTP उनसे पूछा गया, उन बुज़ुर्ग ने OTP बता दिया और उनकी पूरी मेहनत की कमाई एक झटके में ख़त्म हो गई। एक बात। दूसरी बात, डार्क वेब, जैसा मैंने बताया, ये वो स्याह दुनिया है जहाँ हथियार खरीदे बेचे जाते हैं, जहाँ पॉर्न खरीदा बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यहाँ अंजाम दिया जाता है। यहाँ सब कुछ अनैतिक और गलत, पूरी क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। हाँ, खरीदता कौन है? खरीदते वो लोग हैं जिनको अपने कॉल सेंटर्स चलाने हैं, जिनको लोगों को ठगना है, जो आपराधिक काम कर रहे हैं, वो इस तरीके की जानकारी को खरीदते हैं। बेचता कौन है? बेचते वो लोग हैं जिन्होंने आपसे ये जानकारी चोरी की है, आपके फ़ोन के ज़रिए ये जानकारी चोरी की गई है।
दुनिया में ऐसे सैकड़ों हैकर हैं जो तमाम तरीके के एप्लीकेशंस को हैक करते हैं और वहाँ से जो जानकारियाँ चोरी होती हैं उस जानकारी को डार्क वेब पर बेच दिया जाता है। आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, ये 3 चीज़ें यदि किसी को मिल जाती हैं तो वो आपको फ़ोन भी कर सकता है, वो आपको ईमेल भी कर सकता है और वो आप तक अपनी पहुँच बना सकता है। तो आप जो भी जानकारी अपनी शेयर करते हैं इंटरनेट पर, आप अपनी जो भी जानकारी शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, वो एक ऐसी जानकारी होती है जो कभी भी किसी भी वक्त चोरी हो सकती है, लीक हो सकती है, गलत हाथों में पहुंच सकती है। एक सवाल है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जिक्र हुआ, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, आजकल जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे फ़ोन नंबर से कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए मेरा जो मोबाइल नंबर है उससे मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा है, तो क्या मेरा नंबर भी डार्क वेब तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। देखिए, आप गौर करें तो आपके छोटे बच्चों के हाथ में, ख़ासतौर पर लड़कियों के हाथ में, मासूम 10, 12, 15 साल की बच्चियां होती हैं, उनके पास में मोबाइल है। मोबाइल पर इंस्टाग्राम हो सकता है, मोबाइल पर फेसबुक हो सकता है, मोबाइल पर अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हो सकते हैं, स्नैपचैट हो सकता है। अब वहाँ मैंने एक कहीं देखा था, एक कोई विज्ञापन था जिसमें बच्ची बोलती है, मैं पढ़ने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ। पापा दरवाज़ा खोलते हैं, पापा को दिखाई देता है कि बेटी जो है उसका लैपटॉप खुला हुआ है और बेटी पढ़ रही है, लेकिन वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ कोई शख्स है जो उस बच्ची के साथ बातचीत कर रहा है और बच्ची को बहला फुसला रहा है, उसे कपड़े उतारने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और वहाँ पर वो ये दिखाता है कि किस तरीके से इंटरनेट की जो दुनिया है ये स्याह होती चली जा रही है। दूसरी तरफ बैठा कोई शख्स आपके बच्चे को किस तरह बहला फुसला सकता है, आपको क्या पता? अंदाज़ा भी नहीं है उस बात का। आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपके इंस्टाग्राम को जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, वो किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहा है और वो जिन लोगों को फॉलो कर रहा है या जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं या जिनके साथ वो चैट कर रहा है, वो लोग कौन हैं? अक्सर सामने आता है कि किसी की निजी तस्वीरें लीक हो गई, लेकिन ये निजी तस्वीरें आखिर कहाँ से कहाँ तक गई कैसे? किसने ये कहा कि आप मुझे ऐसी तस्वीरें भेज दो? तो ये खैर ये एक बिल्कुल दूसरी चीज़ है, डिजिटल अरेस्ट से मिलता जुलता है लेकिन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वहाँ पर दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं वो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं कि आप ऐसे वीडियो बनाओ, आप ऐसी तस्वीरें बनाओ, इनको भेज दो। और फिर इनका होता क्या है? ब्लैकमेलिंग भी होती है और दुनिया भर की पॉर्न साइटों पर इस कंटेंट को बेच दिया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी तस्वीरें, आपके वीडियो, आपके फ़ोटो कहाँ बेचे जा चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल अरेस्ट में मुख्य मोटिव होता है पैसा। यहाँ भी मुख्य मोटिव पैसा ही है, लेकिन वो पैसा आपसे न लेकर वो पैसा उन पॉर्न वेबसाइटों से ले लिया जाता है जहाँ पर ये फ़ोटो या तस्वीरें या वीडियोस बेच दिए जाते हैं। वरुण जी, डीप फेक बहुत कॉमन शब्द है और जब हमने इस बात की शुरुआत की थी तो वहीं से की थी कि एक वीडियो को एडिट करके भी ब्लैकमेल किया गया है, क्योंकि अगर हम डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं तो सीधे मोटे मोटे तौर पर हम इसे ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। तो डीप फेक का इस्तेमाल करके भी डिजिटल अरेस्ट होते हैं और इससे सबसे जो मुश्किल है वो इससे बचना कैसे है? हाँ, देखिए, डीप फेक एक ऐसी तकनीक है कि एक मरे हुए शख्स को ये तकनीक जीवित दिखा सकती है। एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर लगा सकती है। मतलब मेरे जैसे मोटे शख्स को सलमान खान की बॉडी पर फिट कर सकती है। कुछ भी कर सकता है डीप फेक। डीप फेक के आप अगर पॉजिटिव इस्तेमाल सोचें तो बहुत अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को आज जीता जागता देख सकते हैं जो इस संसार में नहीं है। हम किसी भी कहें कि मैं चाहूँ अगर कि किशोर कुमार या अशोक कुमार जैसे अभिनेता आज हमें दिखाई दें तो वो दिखाई दे सकते हैं डीप फेक के ज़रिए। लेकिन जब आप सोचें कि इसका बुरा इस्तेमाल क्या हो सकता है तो अभी बहुत दूर की बात नहीं है जब रश्मिका मंदाना के साथ हमने देखा कि किस तरीके से डीप फेक का इस्तेमाल किया गया। वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। बाद में ये पूरा मामला खुला कि वो रश्मिका मंदाना नहीं हैं, वो कोई और हैं।
और ऐसा केवल अकेली रश्मिका के साथ नहीं होता है। आप जब देखते हैं और ख़ास तौर पर पॉर्न वेबसाइटों पर देखते हैं, वहाँ पर भारतीय अभिनेत्रियों के डीप फेक वीडियोज़ की भरमार है। और इसके अलावा आप देखिए निजी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। निजी ज़िंदगी में जैसे आपने जिन बुज़ुर्ग का किस्सा सुनाया, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वो मेरठ के व्यापारी के साथ हो सकता है, वो अमरोहा की किसी लड़की के साथ हो सकता है, वो लखनऊ के किसी युवक के साथ हो सकता है। तो ऐसा लगातार हो रहा है, लोग इसका शिकार बन रहे हैं। और ये जो तकनीक है, ये तकनीक इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, ये इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली हो गई है कि मुझे लगता है सरकार बहुत जल्द इस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। पिछले दिनों हमने सुना था कि लगातार इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है, ऐसे इनकी फाइलें तैयार की जा रही हैं और इस पर कोई कानून लाने पर, कोई अध्यादेश लाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि ऐसी घटनाओं पर बहुत सख्ती से लगाम लगाई जा सके, ऐसे लोगों को जेल की सीखचों के पीछे भेजा जा सके। तो डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए फ़िलहाल जो है हमारे पास एक ही तरीका है, वो है सावधानी। सावधानी। आप अपना OTP कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपसे कहा जाए इस लिंक पर क्लिक कर दें तो बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये कि आपके बच्चे के मोबाइल पर क्या कुछ चल रहा है, उसके दोस्त कौन हैं, उसका जो पेरेंटल एक्सेस है वो हमेशा अपने पास रखें। और इसके अलावा कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, सावधानी ही सतर्कता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप अपने मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी ऐप ना हो। वो आप गूगल प्ले स्टोर के ऑफिशियल जो प्ले स्टोर है वहीं से ही उस ऐप को डाउनलोड करें, फिर इंस्टॉल करें। कोई APK आपको अगर किसी साइट पर मिलता है वहाँ से वो इंस्टॉल ना करें। किसी भी मिलती जुलती वेबसाइट पर क्लिक ना करें। बहुत सारे आजकल ऐसे स्कैम चल रहे हैं कि अमेज़न ये 10,000 की शॉपिंग फ्री करा रहा है, इस लिंक पर क्लिक कर दो। आपको वो बिल्कुल अमेज़न जैसी वेबसाइट दिखती है, लेकिन वो अमेज़न होती नहीं है। वो AMA.ZON टाइप भी हो सकती है और आपने वो नोटिस ही नहीं किया। आपने वो नोटिस ही नहीं किया। उसके URL को ज़रूर देखें। आपको अचानक पता चलेगा कि अरे मैं तो इस जाल में फंसने से बच गया। बहुत सारे ऐसे लिंक होते हैं जहां पर आपसे क्लिक कराए जाने की संभावनाएं होती हैं। उनको ज़रूर देखिए कि कोई आपको क्लिक क्यों कराना चाहता है या OTP आपसे क्यों मांगा जा रहा है। हर जगह OTP ना दें, अपनी निजी जानकारी ना दें, अपना आधार कार्ड ना दें और अपनी जो फाइनेंशियल जानकारी है उस पर यकीनन बायोमेट्रिक लॉक भी लगा कर रखें। उस पर मैं कहूँगा पैटर्न लॉक भी लगा कर रखें। और जो तीसरी लेयर होती है वो किसी पिन के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है, वो भी लगा कर रखें। तभी आपकी जो निजी जानकारी है, जो आपकी फाइनेंशियल जानकारी है, वो सुरक्षित रह सकती है। तो सुरक्षा ही सावधानी है। वैसे ऐसा मेरे साथ भी होते होते बचा है, लेकिन मैं भी इसीलिए बच सकी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना था और देखा था कि किस तरह हो रहा था। तो अगर आपको थोड़ी सी भी लगता है ऐसा कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं और क्या तरीके हैं जिनसे ठगी के लोग शिकार बन रहे हैं, तो आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हमारा ये पूरा एपिसोड पॉडकास्ट का आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।